साथियों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे बालाजी पीसीएस की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीएससी प्रीलिम्स 26 के लिए, जो शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी के प्रश्न है। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो बालाजी पीसीएस की पहली टेस्ट सीरीज है, जो शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी की है। तो इसका दोस्तों पहली टेस्ट सीरीज का हम लोगों ने पार्ट ए पहले से ही सॉल्व कर लिया था। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए में आधा प्रश्न यानी 75 हम लोगों ने देख लिया था। अब पार्ट बी में जो बाकी के 75 प्रश्न बचे हैं, हम लोग उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। आप में दोस्तों आप देखेंगे अंत में आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से ही मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं पॉलिटी से ही रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक होगी, क्योंकि दोस्तों ये वही प्रश्न है जो समसामयिक घटनाओं में चर्चा में बनी थी। उन्हीं के बेस पर आपके ये स्टैटिक्स के यूपी स्पेशल के प्रश्न बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप सबको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपकी बातें, हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चले आज की अपनी ये पहली टेस्ट सीरीज का पार्ट बी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उधार नहीं ली गई थी, यानी किसी देश से नहीं लिया गया था। तो आप एलिमिनेट करके लगाएं, बड़े आसानी से सॉल्व होगा। पहला वाला देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था, ये तो बिल्कुल सही है, यानी उधार वाला है। बी वाले में कह रहे हैं ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। आज हमारी जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से ही लिया गया था, तो ये भी उधार की हो गई। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी निर्देशांक सिद्धांत लिया गया था, ये भी अपने आप में उधार हो गया। तो बचा कौन, ये तीनों उधार के हो गए, तो बचा इसका मतलब यही होगा। 4 ऑप्शन है तो एक होगा ना। तो फ्रांस से धर्मनिरपेक्षता, ये गलत है। धर्मनिरपेक्षता दो है दोस्तों, भारत का ये अपनी सोच है। भारत ने कहा कि हम यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होगा, तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता किसी से उधार नहीं लिया गया है। आगे अगर हम लोग देखें 77 में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संसद का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है यदि। तो 10वीं अनुसूची आप लोग जानते हैं दोस्तों, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है तो मतलब संसद सदस्यों के जो है, जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, तो वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसे घोषित कर रहे हैं कि कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जाता है यदि। तो यस, अगर कोई मान लीजिए सांसद या विधायक है, स्वेच्छा से अगर अपनी पार्टी से छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, फिर से चुनाव होगा। लेकिन अगर उसे पार्टी निकाल देती है तब नहीं होगा। तो इतना याद जानते रहिए। तो इसका मतलब ये है, बी वाले में कह रहे हैं वह पार्टी के विप मतलब एक पार्टी का आदेश होता है, अगर उसके खिलाफ वोट करता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी, ये भी सही है। सी वाले में कह रहे हैं एक निर्दलीय विधायक चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जब समाजवादी पार्टी सरकार थी यूपी में, राजा भैया निर्दलीय विधायक हुआ करते तो अपनी पार्टी से ही मंत्री बने थे जुड़कर, न कि पार्टी में शामिल हुए थे सपा में। तो जानते होंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 78 वाले में, तो गजब का प्रश्न आपको दिया है, देखने में बड़ा है लेकिन यहाँ पर कोई दम नहीं है। तो पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, ऑप्शन को फिर देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। आजकल यूपी पीएससी भी यूपीएससी के राह पर निकल चला है, तो हमें ऐसे ही प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखें, कोई ज़्यादा इसमें दम नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो आया था उससे संबंधित है, वही अन्ना हजारे और केजरीवाल वाला मैटर जो है, लोकपाल वाला मैटर। तो अधिनियम लोकपाल को कुछ सुरक्षा उपायों के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच करने की अनुमति देता है। बिल्कुल देता है मेरे भाई, पहला वाला तो सही है अपना। सरकारी सहायता में 10 लाख से अधिक प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठन लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका जो दूसरा कथन है ये भी वाला सही है। अगर हम लोग साथियों यहाँ तीसरे वाले को देखें, तो तीसरा वाला में जो आपसे पूछा जा रहा है, तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है तीसरे में,
लोकपाल का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो भी चलेगा। तब कैसा चलेगा दोस्तों, यहाँ पर जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश लिखा है तो ये यहाँ पर वर्तमान न्यायाधीश भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेवानिवृत्त हो। तो यहाँ पर ये तीसरा वाला आपका ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यह भारत का कोई मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हो सकता है यहाँ, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा वाला को देखें तो लोकपाल की रिपोर्ट कार्यपालिका पर बाध्यकारी होती है। नहीं मेरे भाई, एक तरह से बाध्यकारी नहीं होती है, एक तरफ से सलाहकारी टाइप की होती है, उनको बाध्यकारी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शुरुआत के 1-2 केवल सही हुए, बाकी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। 1 और 2 केवल सही है, तो आपसे सही पूछा जा रहा है, तो सही ए है। तो ध्यान देंगे, आपसे सही पूछा जा रहा है या गलत, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस तरह के प्रश्नों में। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 79 में। साथियों, बहुत सारे बच्चों का उसमें शिकायत आ रही थी पहले कि बाइलिंगुअल में बताइए, तो हमने पिछले पीडीएफ में जब ये लाया था तो अक्षर बहुत छोटे हो जा रहे थे डिस्प्ले पर, तो बच्चों की शिकायत आने लगी सर केवल हिंदी में ही लाइए क्योंकि अक्षर थोड़ा सा बड़े दिखने चाहिए। तो फिर मैं इंग्लिश वाले को हटा दिया, बाकी टेक्निकल टर्म हम बोल दिया करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में आपको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी पर लागू नहीं होता है। महान्यायवादी वही होता है दोस्तों जो संसद सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के सदस्य की तरह उसकी सारी सुविधाएं उसको मिली होती हैं। ये सरकार का वकील होता है, इसे सरकारी वकील कहा जाता है, सरकार का पक्ष लेके हर जगह खड़ा होता है। तो वह संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पद पर रहते हुए निजी कानून प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई, वो किसी सरकारी लाभ के पद थोड़ी ना, एक तो एक तरह से वकील है ना, तो ये कर सकता है। तो यहाँ करें महान्यायाधीश पर लागू नहीं होता, तो ये जो निजी प्रैक्टिस है ये कर सकता है, इसको कोई मनाही नहीं है, तो यही इस पर लागू नहीं होगा, बाकी सब है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि यही वो उसके लिए लागू नहीं होता, बाकी ए, सी और डी सब उस पर जो है लागू होते हैं। आगे ज़रा हम लोग अगर देखें 80 में 80 वाले में, तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। तो पहले हम प्रश्न को ही देख लेते हैं, तो आप उत्तर को हम लोग बाद में देख लेंगे। और विकल्प को पूछा जा रहा है आपसे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रिट थोड़ा सा उसका दायरा छोटा होता है, जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट होता है अनुच्छेद 226 का रिट जारी करता है, और इसका दायरा थोड़ा सा छोटा होता है सुप्रीम कोर्ट वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार से रिलेटेड करता है, और हाई कोर्ट जो होता है मौलिक अधिकार संबंधित अन्य मामलों के लिए करता है, तो इसलिए इसका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यही कह रहे हैं पहले वाले में कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है, तो ये बात बिल्कुल सही, वही मैंने अभी आपको बताया। दूसरा हम कह रहे हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, बिल्कुल मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी कर सकता है, वही तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी सही है। तीसरा हम कह रहे हैं उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में संकीर्ण है। तो लोगों को लगे हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसका दायरा बड़ा होगा रिट के क्षेत्र में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रिट वाले मामले में हाई कोर्ट का दोस्तों, हाई कोर्ट का ज़्यादा रहता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये वाला अपना गलत हो गया, तीसरा वाला केवल 1 और 2 सही हुआ, तो 1 और 2 केवल सही हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है, तो सही हमारा केवल 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी। आगे अगर हम लोग चले देखें 81 वाले को, तो यहाँ देखिए आपसे लिखा है, आपको दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामला दिया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है। हिरासत में हुई मौतों की स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ले सकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं आता है, तो देखें बी वाले में दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए बाध्यकारी आदेश। मेरे भाई कोई अगर दोषी है, दोषी अधिकारी है, तो उसको दंडित करने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, वो सलाहकारी होते हैं। आप बता सकते हो कि ऐसा मामला है करिए, बाकी आप बाध्य नहीं कर सकते। तो यही वाला यहाँ पर इसके दायरा में नहीं आएगा, बाकी यहाँ पर सब आएगा। मानवाधिकार के लिए संवैधानिक सुरक्षा को उपाय की समीक्षा, हिरासत केंद्रों का दौरा करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना। आगे चले अगर हम लोग देखें 82 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के संदर्भ में बताना है हमें, धन विधेयक में शामिल नहीं है। तो
अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं धन विधेयक जो धन से संबंधित होता है, समेकित निधि से या किसी देश से कर्ज लिया जाए या किसी को दिया जाए, ये सब मामला जो होता है तो वहाँ पर ऐसे संबंधित आते हैं। तो समेकित निधि से धन का वियोजन किया जाता है, तो ये धन विधेयक में आता है। भारत की आकस्मिकता निधि का अभिरक्षा, ये भी दोस्तों आता है। समेकित निधि पर लगाए जाने वाले व्यय की घोषणा, ये भी आता है धन विधेयक में। तो यानी ये तीनों आते हैं, यही नहीं आता। जुर्माना या आर्थिक दंड होता है, ये धन विधेयक पे नहीं आता है। एक तरह से ये टैक्स या टोल टैक्स में इसको गिन लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यही जो है धन विधेयक में शामिल नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 83 वाले में, देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। आपसे यहाँ जो पूछा जा रहा है 83 वाले में, यार सेट नहीं हो रहा है ये, तो इसमें कह रहे हैं कि अनुच्छेद 263 जो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। तो कह रहे हैं कि यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। मेरे भाई संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय है, तो इस संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। तो इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसरण में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। यह सार्वजनिक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना की जा सकती है, बिल्कुल। तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बी होगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 84 में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि ऐसे 2 अनुच्छेद हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता भले से राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है। तो यहाँ पर कौन कौन होते हैं मेरे भाई? तो यहाँ पर एक तो आपका पर्सनल लिबर्टी का हो गया, एक तो पर्सनल लिबर्टी हो गया जो अनुच्छेद 21 संबंधित है, ये तो रहेगा। और अनुच्छेद कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यही वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने एलिमिनेशन से पकड़ लिया। क्योंकि हमें भाई पता है पर्सनल लिबर्टी यानी हमारा कोई नग्न करके हमको कोई घुमा नहीं सकता, ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है। तो ऐसा नहीं कि इमरजेंसी लग गया तो हमें कोई भी आए हमारे कपड़े उतार कर हमको टहलाने लगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में मामला है ये। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 85 में, तो यहाँ देखा जाए, यहाँ बहुत अच्छा, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के संबंध में कुछ प्रावधान दिए हैं, पढ़ के सही उत्तर देना है। पहला वाला देखें तो यह कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, यानी यह मूल अधिकारिता क्षेत्र आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 31 के तहत होता है। यह सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारिता क्षेत्र प्रदान करता है। मूल अधिकारिता क्षेत्र का मतलब क्या है कि यदि राज्य के बीच झगड़ा होता है, केंद्र राज्य के बीच झगड़ा होता है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। तो यस, ये वाला तो सही है। यह भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों से निपटाता है, वही मैंने भी बताया, सही है। यह व्यक्तियों को केंद्र या राज्यों के खिलाफ रिट दायर करने की अनुमति देता है। तो व्यक्तियों को केंद्र या राज्यों के खिलाफ रिट जारी करने की अनुमति ये यहाँ पर नहीं देता है, ये वाला यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 85 का ए हो जाएगा केवल। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये आपका 86 वाले में, 86 में आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, हर बार थोड़ा सा स्क्रीन को मैनेज करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन एक टाइप के नहीं हैं, सारे बड़े छोटे हैं। तो संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में आपको कुछ प्रावधान दिए गए हैं, पढ़ के बताना है सही क्या है। तो पहला वाला अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से पेश किया गया था। तो आप लोग जानते हैं ये जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों ने इतना सिंपल सी चीज़ पढ़े होंगे। तो ये तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये हुआ था। इसमें क्या था कि अगर कोई मामला 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जैसे नेहरू जी जब ज़मीन वगैरह जो बड़े बड़े मतलब भूमाफिया थे उनका जब लेना शुरू किया तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए तो फंस जाता मामला, तो इसलिए उस मामले को 9वीं अनुसूची में डाल दिया कि वो मामला कोर्ट में जाएगा ही नहीं, तो आसानी से उस मामले को निपटाए नेहरू जी ने। दूसरे में कह रहे हैं
इस अनुसूची के तहत कानूनों की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से वर्जित है। तो मेरे भाई क्यों, ऐसा तो है नहीं कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है मेरे भाई, वर्जित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये ए वाला कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है बस, 86 का आपका केवल पहला वाला ए। आगे अगर हम लोग देखें 87 को, तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ आपको मिलाना है। तो मिलान से संबंधित प्रश्न, एक तरफ संसदीय प्रक्रिया है, दूसरी तरफ उससे संबंध विवरण है। तो यहाँ आपको दिया है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता था दोस्तों, मुगल काल और अंग्रेजों के काल में एक आदमी सुलाते थे जिसको सज़ा देनी होती थी, ऊपर से एक गड़ासा टाइप का मशीन रहती थी, गिराते थे उसका सर अलग कर देते थे। लेकिन यहाँ पर गिलोटिन का मतलब है ऐसे बहुत सारे ऐसे मांग होते हैं, उनको एक साथ रख देना और उन पर एक ही सामान्य चर्चा करवा के उनको निपटा देना, तो उसी से ये लिया गया है गिलोटिन। तो यहाँ मांगों पर चर्चा को छोटा करती है, तो ये आपका यहाँ पर ये तीसरे पे आ जाएगा। और यहाँ पर तो शून्यकाल का तो मतलब जानते ही हैं, ये तत्काल मामले को उठाने के लिए होता है ये वाला यहाँ पर। और समापन प्रस्ताव को क्या होता है कि यहाँ पर ये किसी मामले को मतदान करने के लिए एक तरह से बहस समाप्त करना, यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर तत्काल मुद्दे पर समान ये वाला इस पर बाधित करना, तो ये यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव ये हो जाएगा और समापन यहाँ पर ये चौथा वाला हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ये वाला तो आपका ये गया, तो ये यहाँ पर ये पहला वाला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले अगर हम लोग देखें तो 88 वाला जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति निहित है। तो अगर आप 169 आर्टिकल 169 अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है यह किसी जो राज्य की जो द्विसदनी होती है यानी विधान परिषद होता है उसे बनाना हो या फिर उसे बिगाड़ना हो, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। तो यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राज्य विधानसभा की बनाने की शक्ति निहित है, किसमें निहित है, तो संसद के पास है, वो भी साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 88 का ए हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा बता दूं जल्दी से कि कितने राज्यों में अभी विधान परिषद है यानी द्विसदनी, तो अभी 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन है, यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार, और यहाँ पर तेलंगाना, यूपी बिहार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ पर यही 6 राज्य हैं यहाँ पर। आगे चले अगर हम लोग देखें तो आपको 89 में जो दिया गया है कि छठी अनुसूची से संबंधित, छठी अनुसूची से संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है, तो उसी को बताना है जो छठी अनुसूची से संबंधित हो। तो छठवीं अनुसूची में कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर क्या दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर दे दिया है। तो मेरे भाई मणिपुर की जगह यहाँ पर मिजोरम रहना चाहिए था, तो सही रहता। इसकी वजह से पूरा सेंटेंस को इन्होंने ख़राब कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों में संसद की किसी भी अधिनियम को संशोधित करने की शक्तियां हैं, यानी जो छठी अनुसूची से संबंधित मामला जो होता है, छठी अनुसूची से संबंधित अगर कोई कानून बनता है तो राज्यपाल जो है उसमें संशोधन करने की शक्ति रखता है। तो ये बात सही है, तो सही कौन सा होगा, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग 90 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो देखें, यह ब्रिटिश संविधान से उधार ली गई विशेषता है। मेरे भाई न्यायिक समीक्षा ना ब्रिटिश से नहीं, यह यूएसए से लिया गया था। तो यहाँ पर यह ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो आपसे सही पूछा जा रहा है, तो आप इसे काट देंगे, अपने आप उत्तर निकल आएगा बिना मेहनत के। इसका मतलब ए भी सही है, ए भी सही है। आगे चलें, हम लोग बढ़ जाएं। यहाँ पर 91 वाले का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विचार कीजिए और बताइए कि सही क्या है। तो पहला वाला का अगर हम लोग देखें तो पहला वाला कर है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल किया गया है मेरे भाई। पहले जब 1975 में आपातकाल लगा था तो उसमें क्या होता था कि केवल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बोल दिया और राष्ट्रपति ने लगा दिया। फिर इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जब आया तो उसमें प्रावधान किया गया कि अब केवल प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगा, पूरी कैबिनेट को वहाँ पर पूरी कैबिनेट की वहाँ पर सलाह मानी जाएगी। तब जाके उन्होंने कैबिनेट शब्द जोड़ा, तो ये बात सही है।
74वां में कह रहे हैं अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद शब्द आता है, बिल्कुल आता है मेरे भाई। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे 75 में क्या आता है, तो उसमें नियुक्ति के मामले में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ये 75 में आता है। फिलहाल 74 में मंत्रिपरिषद शब्द आता है, तो यहाँ पर ये आपका दोनों सही हो जाएंगे, 91 का सी। आगे अगर बढ़ के देखें हम लोग 92 वाले में, तो यहाँ आपको जो दिया गया है कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, आप लोग जानते हैं। और राज्य की परिभाषा में क्या आते हैं, सभी सरकारी संस्थाएं जो होती है उसके तहत आती हैं। जैसे ग्राम पंचायत आ जाती है, न्यायपालिका और नगर पालिका, ये सब जो है इस राज्य की परिभाषा में आते हैं, जो सरकार की संस्थाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर ये संसद हो जाएगा, बिल्कुल है। राज्य विधानमंडल भी है, स्थानीय प्राधिकरण एंड ट्रिब्यूनल भी है, सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल है वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो यानी सभी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 93 में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि कथन दिया है, उस पर विचार करके बताना सही क्या है। तो संविधान लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता मेरे भाई। तभी ना अभी तक दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष तो ओम बिरला साहब है, उपाध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से बनता है, लेकिन संविधान में चर्चा नहीं है, तो सरकार उस चाहती भी नहीं है कि विपक्ष का कोई आदमी आए, उसको कोई पद मिले, तो ये बात सही है। आगे देखें यहाँ पर, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को एक पत्र प्रस्तुत करके इस्तीफा दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। उपाध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहे तो अध्यक्ष को एक पत्र लिख के दे सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका जो 93 का होना चाहिए ये सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। आगे अगर 94 वाले को देखा जाए तो पूछा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि सहकारी समितियों के बारे में पूछा जा रहा है, कथनों पर विचार करना है। तो आप लोग सहकारी समितियों का अगर देखेंगे तो आप अगर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे और अनुच्छेद 19 का अगर जो पहला का आर्टिकल जो है सी वाला अगर देखेंगे तो उसमें दिया गया है, पहले में अभिव्यक्ति वाला दिया है, दूसरे में संगठन मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट वगैरह करने का, फिर ये संगठन बनाने का। तो यहाँ पर है, कह रहे हैं 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये 9B जोड़ा गया था। तो सहकारी समितियाँ 9B से जो भाग 9B से संबंधित है, तो ये इससे जोड़ा गया था, तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये वाला तो आपका सही है। सहकारी समितियाँ कह रहे हैं समवर्ती सूची का एक विषय है, नहीं मेरे भाई, तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जो सहकारी समितियाँ आप लोग जानते हैं 3 समितियाँ, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये जो है राज्य सूची संबंधित मामला है सहकारी समितियां। तो ये आपका यहाँ पर कह रहे हैं समवर्ती सूची नहीं है, राज्य सूची होना चाहिए था, तो ये गलत, यानी 2 गलत, तो आप एलिमिनेट करिए तो आपको उत्तर निकल आएगा। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, वही अभी को मैंने अभी यहाँ बताया था आपको। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगर हम लोग देखें 95 में, तो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद सदस्य जो डिस्क्वालीफाइड का आधार कौन सा नहीं है, तो यानी आरपीए अधिनियम के तहत, जो आरपीए अधिनियम 1951 के तहत संसद सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन का आधार क्या नहीं है। चुनाव के दौरान यदि वो भ्रष्ट आचरण करता है तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसे माना जाता है। तो यस, ये तो है। सरकार के अधीन लाभ पद धारण करना दोस्तों, ये इसके खिलाफ नहीं है, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नहीं आता है। बाकी अपराधों के लिए दोषसिद्धि का मामला ये आता है, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना ये आता है, लेकिन ये नहीं आता ऑप्शन नंबर बी। तब आप यहाँ पर सोच रहे हैं तो आखिर ये तब कहाँ से आता है, ये वाला जो आप बताइए आखिर कहाँ से आता है। दोस्तों अनुच्छेद 102 पढ़ोगे ना, तो उसमें जो मामला दिया गया है अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 201 का जो आर्टिकल वाला एक है, तो ये वहाँ से चीज़ें डिसाइड होती है, आरपीए के तहत ये नहीं होता है। आगे अगर देखा जाए 96 में, तो ये भी मिलाने वाला है, तो चले हम लोग मिलाकर देखते हैं। मिलाने वाला सवाल फिलहाल बड़ा मज़ेदार होता है, तो थोड़ा सा मिलाकर देखें हम लोग, जो सबसे पहले ज़्यादा क्लियर हो तो उसी के पास चले। यहाँ पर एक तरह से आपको संशोधन दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको प्रस्तुत किए गए प्रावधान देता है, फिर कोड दिया है, तो आपको मिलाना है। 24वां संविधान संशोधन, या आप जो सबसे ज़्यादा जानते हैं उसके पास चलें। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्य यानी
फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये वाला आपका ए वाला तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी ए वाला आप कहाँ आ जाएगा, पहला पर। तो ए वाला पहला पर तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन, लगता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया। ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया था, बोला हमने सही लेकिन गलत हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो बी वाला आपका एक पे आना चाहिए, तो बी वाला एक पे यहाँ नहीं है, इसको हटा दीजिए। फिर आइए 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह से ये बाध्य किया गया था। तो ये सी वाला आपका ये 2 पे आ जाएगा। सी वाला 2 पे कहाँ है, यहाँ बैठा है, तो आपका उत्तर सी वाला हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कोई डाउट नहीं। तो सी वाला हो जाएगा आपका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सी ही होगा। 52वां में तो दल बदल संबंधित था, डी वाला तो आपका 4 पे चला जाएगा। आगे चलें, बाकी एक जो बचा है 24वां, तो ये आपका ये यहाँ से आ जाएगा। आगे चले हम लोग देखें, अगर तो 97 में अगर देखें तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 50 के संदर्भ में, अनुच्छेद 50 आप लोग जाते हैं, डीपीएसपी का मामला है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलगाव की बात यहाँ पर किया गया है। तो वही है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर देखें 98 में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा भारतीय संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति की विशेषताएं हैं। तो संघीय, फेडरल, अर्धसंघीय, दोस्तों यानी जो आधा संघीय है उसके बारे में। जैसे भारत को क्या कहा जाता है, यह पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, यह अर्धसंघीय मामला है। अर्धसंघीय का मामला, इसमें शक्तियों का बंटवारा तो है केंद्र और राज्यों के बीच, लेकिन केंद्र को ज़्यादा ताकत मिल गई है जबकि राज्यों को कम मिला है। तो यही होता है। जैसे एकल संविधान जो होता है, यह हमारे यहाँ एकल संविधान है, तो बिल्कुल यानी राज्य और केंद्र का एक ही संविधान है, तो ये आपका अर्धसंघीय में आएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका भी आएगा, संविधान की सर्वोच्चता भी आएगा। लेकिन जो यहाँ कह रहे हैं राज्य में, राज्य परिषद में असमान प्रतिनिधित्व है, तो ये अर्धसंघीय में नहीं आएगा। तो ये तीसरा वाला आप हटा दीजिए, बाकी आपका ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आपको दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है सही क्या है। तो कह रहे हैं भारत का संविधान नए राज्यों के निर्माण की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है मेरे भाई, वो भी साधारण बहुमत से देता है। लेकिन कह रहे हैं कि राज्य के नामों को परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। मेरे भाई बहुत से राज्यों का नाम परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं देगा, देता है। तो यहाँ पर नहीं देकर इन्होंने ख़राब कर दिया सेंटेंस। आधा सेंटेंस सही था, आधा गलत, लेकिन आधी अधूरी बात पूरी गलत होती है। ये गलत हो गया, वो भी जब नए राज्य वगैरह बना। यहाँ कह रहे हैं संसद राष्ट्रपति की पूर्व संतुति से किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया घटा सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना घटाना होता है तो संसद राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है। तो ये 2 वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर बढ़ें हम लोग देखें तो 100वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है कथन कौन सा सही है। राज्य समवर्ती सूची में विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव के मामले में संघ का लागू होगा। बिल्कुल मेरे भाई, जैसे मान लीजिए समवर्ती सूची है, तो इस पर अगर राज्य का कानून आया, इसी पर केंद्र का आ गया, तो यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर मान लीजिए मतलब केंद्र का हो गया, सेंटर का, तो टकराए दोनों, तो ये सेंटर का लागू होगा। तो स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, इतनी सिंपल सी बात तो जानते ही हैं। समवर्ती सूची अमेरिकी संविधान से ली गई थी, तो ये बात यहाँ पर गलत है। यह है दोस्तों समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल एक सही हुआ। आगे अगर देखें 101 में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधनों को कालक्रम में हमें बताना है। तो दल बदल यहाँ पर आपको कालक्रम में अच्छा बताना है ना, इसको यहाँ पर तो क्रम हमें देखना है। तो यहाँ पर मेरे भाई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पर पूछा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और दल बदल विरोधी वाला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो दल बदल विरोधी वाला मामला दिया है ये हुआ था, तो इसके माध्यम से 10वीं सूची जोड़ी गई थी। कोई कूद कर इधर उधर न जाए, पहले 1/3 था, फिर बाद में इसे 2/3 कर दिया गया। तो इतना जानते हैं। तो ये कब आखिर हुआ था, 10वीं सूची कब जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन
1985 के माध्यम से राजीव गांधी की सरकार में। तो ये तब हुआ था। मौलिक कर्तव्यों का समावेशन आप लोग जानते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ये हुआ था। अब बाकी एक बचा है आपका यहाँ पर ये दल बदल विरोधी वाला, तो ये यहाँ आएगा दोस्तों, ये दल बदल विरोधी यहाँ आ जाएगा। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का उन्मूलन, तो संपत्ति के उन्मूलन, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का जो उन्मूलन वाला मामला था, ये तो 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में आया था। तो आप आराम से अब कर सकते हैं, सारा चीज़ मैंने आपके सामने रख दिया है। तो कौन सा सबसे पहले घटना हुई थी आप थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ पर देख कर बताएंगे सबसे पहले घटना यहाँ पर कौन हुई होगी। तो ये मौलिक अधिकार वाला हुआ, मौलिक कर्तव्यों का समावेशन वाला 1976। तो ये आपका तीसरा सबसे पहले नंबर पर आएगा, तीसरा सबसे पहले नंबर पर आएगा। फिर कौन आएगा तीसरे के बाद? ये आ जाएगा चौथा आपका, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। बहुत अच्छा। आगे चलें, अगर हम लोग देखें 102 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, तो न्यायाधिकरण क्या होते हैं दोस्तों? यह न्यायिक संस्था के द्वारा कार्य करते हैं, कोर्ट के द्वारा यह कोर्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं होते हैं। कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए इनको बनाया गया है। तो यही है यहाँ पर भारत में न्यायाधिकरण के बारे में कौन सा है, तो इसे अर्ध न्यायाधिकरण बोला जाता है, कि यानी ये एक कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की तरह काम करते हैं। तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 14A में किया गया है। तो ये बात यहाँ पर इनकी सही है। तो यहाँ पर पहला वाला तो इनका सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की स्थापना अनुच्छेद 273A के तहत की गई थी। तो यस, ये भी वाला इनका मैटर सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे हम लोग NGT कहते हैं, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। तो नहीं मेरे भाई, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। तो NGT एक्ट 2010 जो पारित हुआ था, NGT एक्ट 2010, इसमें क्या था कि जो पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं वो अगर सामान्य कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबे लंबे समय लग जाता है वहाँ पर। तो मामला पर्यावरण का है तो इसको जल्दी से निपटाना है। तो ये केवल पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों को देखने के लिए ये NGT की स्थापना 2010 में किया गया था। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग इसे जानते रहें। तो आगे यहाँ पर ये तीसरा गलत हो जाएगा, तो केवल 1 और 2 सही है, सही पूछा जा रहा है। आगे अगर देखें 103 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन भारत के मूल संविधान, यानी जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसी समय का हिस्सा है। तो मेरे भाई मौलिक कर्तव्य कई बार मैं बता चुका हूँ मेरे भाई, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण समिति की सिफारिश पर इसको इंसर्ट किया गया था संविधान में। तो ये बात यहाँ पर मूल संविधान का हिस्सा यही वाला नहीं है। तो एक जहाँ जहाँ है आपका हटा दो, बाकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अंतर्राज्यीय परिषद, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सब उसी समय के लागू हैं। तो आपका 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे अगर देखें चौथे वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे 104 में, कह रहे हैं व्यक्तियों पर विचार कीजिए और बताना है प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। तो प्रारूप समिति के बारे में दोस्तों जान लीजिए, इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, आप लोग जानते हैं। और ये प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्यों की ये समिति थी। एक तो बाबा साहब थे और 6 और लोग थे। तो उन 6 का नाम यहाँ पर देख लीजिए। एक गोपाल स्वामी अयंकर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, और इसके अलावा दोस्तों और कई सारे लोग थे वहाँ पर। एक खेतान करके थे, और एक सादुल्ला करके थे, वो एक और थे। तो यहाँ पर ये 7 लोग कुल थे। तो यहाँ पर जो दिए हैं ये सब थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर देखा जाए 105वें वाले में, तो आपको दिया गया है कि ये ग्राम्य न्यायालय अधिनियम, यानी गांव का जो न्यायालय होता है, गांव के मामले को निपटाया जाने के लिए बनाया गया है, कि वो जो कोर्ट हैं उनकी बोझ कम करने के लिए 2008 में। तो कौन सा कथन सही है? तो देखें अगर, तो पहला वाला हम करें, ग्राम्य न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करता है। तो यहाँ पर मेरे भाई सही है, बिल्कुल दोनों की करता है, यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों की। दूसरा हम कर रहे हैं, ग्राम्य न्यायालय अधिकारी स्थानीय निकाय का अंशकालिक सदस्य होता है। मेरे भाई स्थानीय निकाय का अंशकालिक सदस्य नहीं होता है, हाई कोर्ट के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर दूसरी गलत हो गई। तो जहाँ जहाँ 2 है आप काट दीजिए। ग्राम्य न्यायालय से अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है, बिल्कुल।
इस न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित समस्या का न्याय सुनिश्चित करना है। यस, तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 7 यानी डी वाला हो जाएगा आपका 105 का ये डी। आगे बढ़े हम लोग अगर देखें 106 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 233 के संदर्भ में जिला न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है। तो उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी जिला न्यायाधीशों का कह रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, ये वाला सही है आपका। उनकी नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाता है। मेरे भाई यहाँ राज्य लोक सेवा कहाँ आ गया? तो यहाँ पर ये तो होना चाहिए था ना, हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। तो यहाँ 2 गलत हो जाएगा, सरासर गलत है। तो यहाँ 2 जो जहाँ 2 हो आप उसे काट दीजिए तो आपका उत्तर मिल जाएगा। परामर्श क्रिया के उच्च न्यायालय के अनिवार्य भूमिका निभाता है, सही है। पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। यानी 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे देखें अगर 7वें वाले में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि लोकसभा की सीटों की संख्या के संबंध में आपको कुछ प्रावधान दिया गया है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो कह रहे हैं वर्तमान में अधिकतम सीमा संविधान द्वारा तय की गई थी और कभी नहीं बदली गई। मेरे भाई वर्तमान में जो लोकसभा में 543 सीटें हैं, ये संविधान के द्वारा तय नहीं की गई थी। जब जब जनगणना होती थी 10-10 साल पर इसको बढ़ाया जाता था। जैसे 51 में हुआ, तब 61 में, 71 में, फिर साउथ में ज़्यादा बढ़ने लगी, नॉर्थ में कम, तो वहाँ पर रोक दिया गया। फिर 2002 तक परिसीमन नहीं किया गया, लेकिन 2002 में जो जनसंख्या बढ़ी थी सीट उतना ही रखकर उसमें डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी वर्तमान जनसंख्या पर आधारित होता है। तो राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी वर्तमान जनसंख्या पर आधारित थोड़ी ना होता है। यहाँ वर्तमान देकर गड़बड़ी कर दिया कि जो पहले आज बनी है उसी पर ये है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद SC ST आरक्षण सीटों की संख्या में संशोधन किया जाता है। दोस्तों भाई किया जाता है, लेकिन प्रत्येक जनगणना में कहाँ किया गया? बहुत बार जनगणना हुई लेकिन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये तीनों गलत हुए, यही सही होगा। प्रदेशों के लोकसभा सीटों की संख्या में संसद द्वारा बदली जा सकती है, ये सही है। अभी जो मोदी जी परिसीमन बिल लेकर आए थे तो जो पास नहीं हुआ, ये उसी की बात कर रहे हैं हम। आगे अगर देखें 108 में, तो कह रहे हैं कि संविधान सभा के समक्ष रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने जो पेश किया था 9 दिसंबर 1946 को, तो जो बाद में वही प्रस्तावना बना। तो आप लोग जानते हैं संविधान की प्रस्तावना बना वही आगे चलकर। आगे देखें अगर 109 में, तो यहाँ पर भी एक तरह से अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है। कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान क्या थे? तो मेरे भाई प्रांतीय स्वायत्ता था, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका वाला मैटर था, संघीय न्यायपालिका वाला भी उसी से था। लेकिन मौलिक अधिकार तो हमारा संविधान बनने के बाद हुआ ना, तो ये चौथा नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आगे अगर 110 वाले को देखें, तो संविधान सभा राज्य समिति के अध्यक्ष कौन था? तो मेरे भाई पटेल साहब थे। संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष पटेल साहब थे। तो आगे चलें अगर हम लोग देखें 111 में कह रहे हैं कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किया गया? तो ऐसी कौन समिति थी जिसके आधार पर 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन का आधार चुना गया? ये आपको यहाँ पर ये बताना है। तो कौन सी है मेरे भाई? तो उधर समिति भी वहाँ ये भी मामला नहीं बैठा पाई। एक JBP जो समिति बनी थी, जवाहर वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी हृदय समैया, ये भी नहीं काम बना। तो यही फजल अली आयोग जो 1953 में बनी थी, यही आगे चलकर भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। आगे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। तो इसे 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अलग करके बनाया गया था। तो बिल्कुल बनाया गया था मेरे भाई। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आपका तो सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पर दूसरा वाला देखें, तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 338 के तहत इसे संवैधानिक निकाय बनाया गया है। यस मेरे भाई, आप लोग अगर अनुच्छेद 338 पढ़े होंगे, 338 किससे संबंधित है? यह तो ये एक SC से संबंधित है।
और अनुच्छेद यानी SC आयोग अनुच्छेद 338 ए वाला, तो यही संबंधित हो गया जो आपको दिया है जनजाति आयोग, और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, तो ये हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते हैं। यह राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी करता है, नहीं मेरे भाई सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। तो आपका 1-2 केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यही बी वाला हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें 13 वाले में अगर देखें यहाँ, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। लोकपाल के अध्यक्ष संबंधित आ गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं मेरे भाई? जो लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के चयन एक समिति के द्वारा, उस चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके नामित यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा कोई नामित न्यायाधीश होता है, यस। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होते हैं भाई, उपराष्ट्रपति के यहाँ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका यही सी हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 4 और ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। 113 का ए होगा आपका। अगर 14 वाले को देखें यहाँ पर, तो संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 11 और 11 तो आप लोग जानते हैं ये नागरिकता से संबंधित है। मामलों को रेगुलेट करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका केंद्र का जो संसद है ये संसद हो जाएगी अपनी। संख्या अगर हम लोग 115 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़ के आपको बताना है कौन सा सही है। आप पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 105 में संहिताबद्ध और सूचीबद्ध है, यानी संसदीय विशेषाधिकार 105 अनुच्छेद 105 में संहिताबद्ध और सूचीबद्ध है। तो मेरे भाई ये बात गलत है, पूरी तरीके से संहिताबद्ध और सूचीबद्ध नहीं है अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला पढ़ें तो कह रहे हैं विशेषाधिकार हनन के मामले में सदन ही एकमात्र न्यायाधीश है। बिल्कुल मेरे भाई, आप सदन के अंदर हो, आपके संसदीय विशेषाधिकार यानी आपके सांसद होने का, सदस्य होने का विशेषाधिकार जो है, अगर उसका हनन हो रहा है तो वहाँ पर तो माई बाप यानी न्यायाधीश तो वही है ना। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं पहला जहाँ पर होगा आप उसे काट देंगे तो अपने आप आपका उत्तर निकल आएगा कि मेरे भाई 2 है, आपको तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये पहला ही से आप एलिमिनेट कर सकते थे, दूसरा भी आपको नहीं पढ़ना है। तो संसद सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में नागरिक सीधे अदालत जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे अदालत नहीं जा सकते हैं, पहले आपका हनन हुआ है तो संसद में उसकी जांच होगी, उसके बाद जाएंगे, सीधे नहीं जा सकते। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे अगर देखें 116 में, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है देखें, तो यहाँ एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न आपको दिया गया है। तो कह रहे हैं 73वां संविधान संशोधन ने हर 5 साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य किया है। बिल्कुल मेरे भाई, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो पंचायती राज से संबंधित है, तो उसमें यह हर 5 साल में चुनाव कराना अनिवार्य बताया है। तो ये तो सही है। अब इसका कारण देखें, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है। हाँ, अनुच्छेद 40 में आप अगर पढ़ेंगे DPSP भाग 4 तो उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में है, जो एक गांधीवादी विचारधारा सिद्धांत है। तो लेकिन यह इसका कारण नहीं बता रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन वो उसका व्याख्या या कारण नहीं बता रहा है। तो ए आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे अगर देखें 117 में, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान क्या नहीं है। तो क्या अनिवार्य प्रावधान नहीं है मेरे भाई, ज़रा देखें अगर हम लोग, तो कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो मेरे भाई 73वें संविधान संशोधन 1992 में तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको उसे बताना है जो नहीं है। तो ये वाला तो है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। पंचायतों का नियमित चुनाव कराना, जी भाई ये भी सही है, ये भी प्रावधान है। राज्य चुनाव आयोग के भी यहाँ पर ये भी है। तो इसका मतलब जो है वो तो आपका उत्तर नहीं होगा।
जो प्रावधान अनिवार्य प्रावधान नहीं है वही होगा। तो कौन नहीं है? ये डी वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, 50% नहीं मिला है। तो यहाँ से ये आप लोग देख लिए होंगे, यही यहाँ पर अनिवार्य प्रावधान नहीं है। आगे अगर 118 को देखा जाए तो देखें यहाँ पर जो आपको दिया गया है भारत में के विधि आयोग के संबंध में कि कौन सा कथन सही है। तो देखें जरा सही कौन है। कह रहे हैं कि यह अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। तो मेरे भाई विधि आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अनुच्छेद 300A में तो आप लोग जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से रिलेटेड था, अब उसे उठाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो ये तो वहाँ से रिलेटेड है, ये नहीं है। यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ए वाला गलत हो गया, तो आप एलिमिनेट करोगे तो आपको आसान हो जाएगा। इसकी सिफारिशें कह रहे हैं सरकार पर बाध्यकारी है। मेरे भाई मैंने कितनी बार बता चुका, जितने भी इक्का दुक्का छोड़कर जितने भी आयोग हैं उनकी जो सिफारिशें होती हैं वो सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये भी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई जहाँ 2 है उसको भी काट दीजिए, आपका उत्तर अपने आप निकल आएगा। तीसरा है, बिना तीसरा को पढ़े समय समय पर केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। यही वाला तीसरा सही है। आगे देखें तो प्रश्न 119 जो आपसे पूछ रहा है, कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग, परिसीमन आप लोग जानते हैं, परिसीमन का मतलब होता है जब जनगणना होती है तो एक से मतलब देश की जो मतलब लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी सीमा को फिर से निर्धारित करना। जैसा कि अभी मोदी सरकार परिसीमन बिल लेकर आई थी, महिला आयोग के आड़ में जो महिला आरक्षण बिल था उसकी आड़ में लेकर आया जा रहा था, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। तो परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका किसके सहयोग से कार्य करता है? तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ये कार्य करता है। आगे देखें अगर तो 120 क्या है हमारा, किस प्रकार के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत, यानी किस प्रकार का आपातकाल, आप लोग जानते हैं आपातकाल अनुच्छेद आप लोग संविधान का भाग 18 अगर पढ़ोगे आप लोग, ये संविधान का जो भाग 18 है ये X है और ये यहाँ 18 है, ये भाग 18 अगर पढ़ोगे तो उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो प्रावधान दिया है वो आपातकाल से रिलेटेड है। 52 तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 तो दोस्तों 356 जो होता है वो संवैधानिक आपातकाल हो जाता है और 360 तो वित्तीय आपातकाल हो जाता है। तो यही जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इसी में क्या होता है कि आपके मौलिक अधिकार अपने आप जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो आपका फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो यही वाला मामला है यहाँ पर। तो यही होगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, यानी अनुच्छेद 352 वाला, तब आपके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। आगे देखें और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 यहाँ पर ये सस्पेंड नहीं होते हैं। आगे अगर देखें अगर हम लोग तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है 21 वाले में, तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 200 और 201 के संबंध में कुछ प्रावधान दिए, बताना है सही क्या है। तो अनुच्छेद 200 क्या है मेरे भाई, राज्य का जब राज्यपाल के पास कोई कानून आता है तो सहमति देने के लिए तो वह उसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित विचार करने के लिए रख सकता है। तो यहाँ पर ये 200 राज्य विधानमंडल के विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति संबंधित है। तो 201 राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर सहमति रोकने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर ये वाला है आपका, यहाँ पर जो रख देता है। और 200 में क्या है, वो दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। और 201 में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर सहमति रोकने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर ये आपके दोनों के दोनों 121 वाला दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, सी वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें 122 वाले को, तो देखें यहाँ आपसे जो क्या पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 124(4) क्लॉज, ये जो चौथा वाला है के साथ अनुच्छेद 217 के तहत तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा आधार है। तो मेरे भाई जब उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को अगर हटाना होता है तो उसने कुछ गलत किया है यह सिद्ध हो जाए, यानी सिद्ध दुर्व्यवहार वाला, इसके आधार पर अक्षमता यानी उसकी क्षमता नहीं है निर्णय लेने की, डिसीजन देने की, इसके आधार पर। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह
इसके आधार पर नहीं होता है तो ये तो आप देखते ही पता लगा लोगे। चौथा तो आपका नहीं होना चाहिए, चौथा नहीं होना चाहिए। अब बाकी इन्हीं दोनों में दुविधा है तो ये भी जान लिए, असमर्थता के आधार पर भी नहीं हटाया जाता है। तो यहाँ पर ये तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2 यही वाला इसी का आधार पर हटाने के लिए यही आधार हैं। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 123 वाले को देखें तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है संविधान के अनुच्छेद 32, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इसी के तहत रिट जारी करते हैं, अनुच्छेद 32 के बारे में कौन सा आपका कथन सही है। तो यहाँ पर आपको 2-3 स्टेटमेंट दिया है, पढ़ के आपको बताना है कि आपका सही क्या है। यहाँ देखें, पहला वाला में आपको दिया है कि यह यानी अनुच्छेद 32 केवल राज्य का यहाँ मतलब है सरकार, राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, निजी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं, यानी कोई निजी व्यक्ति को अगर वो होता है तो कार्रवाई नहीं करता है। तो ये बात यहाँ पर इनकी सही है, यह केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, तो ये वाला तो सही है इनका। दूसरा वाला देखें तो यह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो नहीं मेरे भाई, मैंने आपको कई बार बताया कि अनुच्छेद 32 जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद जो होता है 226 यह हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। और मैं ये भी बताया हूँ हाई कोर्ट का रिट का जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार संबंधित रिट जारी करता है और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी जारी करता है। तो इतना ध्यान रखे रहेंगे, जहाँ दूसरा होगा आपका गलत हो जाएगा, केवल आपका पहला सही है बिना तीसरा को पढ़े, क्योंकि आप लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर साहब संविधान यही अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ये वाली बात भी सही है, आप लोग जानते हैं, 1-3 आपका सही हो जाएगा। अभी दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न ऐसा आ जाता है कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तो बाबा साहब ने कहा, लेकिन जो प्रस्तावना होती है उसको किसने कहा, तो भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो इतना भी इनको याद रखे रहिएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें 24 को, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संदर्भ में कानून की उचित प्रक्रिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, यह अदालतों को निष्पक्ष न्याय और तर्कसंगत के आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को रद्द करने की अनुमति देता है। तो मेरे भाई यही है कानून की उचित प्रक्रिया क्या होता है यहाँ, तो इसका मतलब है अदालत निष्पक्ष वगैरह जांच करेगी, अगर कोई तर्कसंगत तरीके से पाया गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उसे रद्द कर देगी। तो ये बात यहाँ पर ये सही हो जाएगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है यहाँ। तो आपका 24 का तो यही ए वाला हो जाएगा। आगे अगर देखें, अगर 25 वाले को देखा जाए यहाँ, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर अनुच्छेद 368 से रिलेटेड सवाल है कि इसके तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया के होता है तो उसमें, तो और एक बात और जान लीजिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक नहीं होती है, इतना तो मैं आपको बताया हूँ। संसद राज्य परामर्श के बिना संशोधन प्रक्रिया शुरू कर सकते, यानी बिना राज्यों के परमिशन से लिए वो संविधान संशोधन प्रक्रिया कर सकते हैं, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं दूसरा वाला में कि असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी राज्य संविधान संशोधन हो रहा है, राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो गया, एक दूसरे के में मतलब मैच नहीं खा रहा है, एक में पास हो गया एक में नहीं हुआ, तो क्या करते हैं वो लोग की संयुक्त बैठक करवा लेते हैं। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में नहीं होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया है, मैं आपको बताया हूं, और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, संयुक्त बैठक नहीं किया जा सकता। यहाँ तीसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति नहीं दे सकते, तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत ली गई है, उन्हें सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है। तो केवल पहला यहाँ पर तो नहीं कहीं दिया है, यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन आप जान लीजिए केवल पहला हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो इसमें। आगे अगर हम लोग देखें 126 में, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो हम पहले ऑप्शन को ही, प्रश्न को ही देख लेते हैं, नहीं तो छोटा हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। तो कह रहे हैं कौन सा संसदीय विशेषाधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर को सही ढंग से वर्णित करता है। तो पढ़े हम लोग, मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य है जबकि संसदीय विशेषाधिकार नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो तो न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है, हम लोग इसे अच्छे से जानते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो विशेषाधिकार के मामले में नहीं होता है, तो ये बात इनकी सही है। यहाँ पर करें विशेषाधिकार कुछ स्थितियों में मौलिक अधिकारों को ओवरसाइड कर देते हैं, ये भी बात सही है। आप लोग जैसे राष्ट्रपति आ रहे हैं, आपको घूमने टहलने का आज़ादी है, रोड पे जा रहे हो तो पुलिस ने आपको भगा दिया कि भाग जाओ, यहाँ नहीं जा सकते आप। यानी कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों को ओवरसाइड कर सकते हैं जो विशेषाधिकार, ये भी सही है। यहाँ विशेषाधिकार संविधान में संविधाबद्ध है, नहीं मेरे भाई, संविधान में नहीं है विशेषाधिकार का मामला। विशेषाधिकार केवल मंत्रियों पर लागू होते हैं, अन्य सांसदों पर नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसा भी नहीं है, मंत्रियों और सांसदों पर दोनों लागू होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 3-4 गलत हो जाएगा, 1-2 सही है। तो आपका 126 का जो उत्तर होना चाहिए तो वो 1 और 2 हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे अगर देख ले हम लोग 27 का, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि अब यहाँ से यूपी स्पेशल के लगभग प्रश्न आ रहे हैं। संरक्षित वनों को बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इको टूरिज्म पहल का क्या नाम है? तो ज़रा हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इको टूरिज्म पहल शुरू किया है, कौन पहल? इको टूरिज्म पहल। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम बफर में सफ़र योजना। इसमें क्या होगा, जो जंगल वगैरह होंगे वहाँ से एक तरह की दोस्तों एक ट्रैवलिंग होगी उसको बीचों बीच से, तो आप सफ़र करते हुए जंगल का जो है आनंद वहाँ पर अपने बफर का आनंद ले सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। यहाँ से आपके एक से बढ़कर एक यूपी स्पेशल के प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं संरक्षित वनों में, यानी जिन वनों को संरक्षित किया गया है, बफर जोन में, संरक्षित वनों के बफर जोन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इको टूरिज्म पहल, इको टूरिज्म पहल का क्या नाम है? तो उसका नाम बफर में सफ़र योजना है। यानी संरक्षित वनों में एक तरह की वहाँ से ट्रेवलिंग होगी, तो आप यदि सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करते उस बफर का भी आनंद ले सकते हैं। तो यही यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें हम लोग तो 128 में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस संस्थान का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है? आपको कुछ संस्थानों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा लखनऊ में स्थित है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु केंद्र, ये लखनऊ में है कि नहीं, थोड़ा सा इसको पेंडिंग करते हैं, अभी एलिमिनेट करेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट, ये तो दोस्तों दिल्ली में है, ये तो कई बार मैं आपको पढ़ाकर बताया हूँ, दिल्ली में है ये तो। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान तो यूपी के लखनऊ में है, तो ये भी है दोस्तों यहाँ पर, यानी ये तो है। तो आपको यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन में नहीं होने चाहिए, डी में है तीसरा, इसको काट दीजिए। यहाँ तीसरा है, इसको काट दीजिए। अब बाकी आपका बचा कौन? बचा तो एक से ज़्यादा है, तो आप ये सी के पास जाओगे, यानी हमारा पहला, दूसरा और ये चौथा, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। आगे अगर हम लोग चले देखें 29 में, तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है एक करंट से रिलेटेड सवाल है। 2025-26 के जो बजट आया था वह 2024-25 के जो वित्तीय वर्ष बजट तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि देखा गया था? तो लगभग ये 8 और 9% के बीच था। आप लोगों ने देखा होगा उस समय, अगर पढ़े होंगे तो उस समय ये 8 और 9 या 10%, ये वाला है ऑप्शन नंबर ये सी, 9.8% 2024-25 की तुलना में 25-26 का ज़्यादा था। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ 30 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, मिलाने वाला प्रश्न है, एक तरह से अच्छे से मिलाएंगे हम लोग। उल्लेखनीय विशेषताओं के साथ मेल कराना है आपको। एक तरफ यहाँ शहर दिया है, यहाँ पहचान दिया है, किस शहर की पहचान किससे है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो हम लोग ज़्यादा जानते हैं उसी के पास पहले चलिए। तो हम लोग जानते हैं भाई कन्नौज, आपके यहाँ कन्नौज बड़ा फेमस शहर है। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो अभी यहीं से अखिलेश यादव सांसद हैं। तो यहाँ पर सुगंधित शहर हो जाएगा कन्नौज, यानी इत्र नगरी कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं ये। और यहाँ पर फिरोजाबाद आप लोग जानते हैं, ये चूड़ियों का शहर कहा जाता है, ये फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर। और यहाँ पर चंदौली जो है ये चावल का कटोरा कहा जाता है ये। और बाकी बचा है एक आपका हमीरपुर, लाल रेत की भूमि है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, या ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, यानी ए वाला हमारा किससे मिलेगा? ए वाला हमारा तो मिलेगा 3 से। बी वाला किससे मिलेगा? बी वाला तो हमारा मिलेगा यहाँ पर 1 से।
और सी वाला किससे मिलेगा, सी वाला हमारा मिलेगा 4 से, और डी वाला किससे मिलेगा, डी वाला तो हमारा मिलेगा 2 से, यानी 3 1 4 2। तो कहाँ है 3 1 4 2, तो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आप लोग करेंगे एलिमिनेट करके तो अच्छे से हो जाएगा। देखें, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1999 में किया गया था। क्यों किया गया था, उत्तर प्रदेश में जो बिजली है उसका उत्पादन, उसका बढ़ावा देना, उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करना, ये उसी का काम है। तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 32 को अगर देखोगे तो कह रहे हैं कि कौन सा प्रमुख शहर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी आप लोग जानते हैं, गोरखपुर शहर इसी नदी के तट पर स्थित है, तो हम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन सा राप्ती नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो नहीं है ये आपको बताना है। तो गोरखपुर तो है, सुल्तानपुर नहीं है, गोंडा भी नहीं है, कन्नौज भी नहीं है। तो इसका मतलब केवल गोरखपुर है, तो केवल गोरखपुर यानी केवल एक कहीं पर नहीं दिया है, उसके साथ मिलाकर दे दिया है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन की बात किया जा रहा है। वैसे इंडिविजुअल देखोगे तो गोरखपुर है, लेकिन ऑप्शन ने जिन्होंने जिस प्रकार बनाया उस हिसाब से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो सभी गलत हो जा रहे हैं। आगे देखो अगर 133 को, तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है। तो मेरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आप पूछे तो आप लखीमपुर खीरी बता देना, लेकिन जब आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तब आप क्या बताओगे, प्रयागराज बताओगे, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो याद रहेगा ये। आगे अगर हम लोग देखें 34 में, तो यहाँ पर भी मिलाने वाला है दोस्तों, बड़े अच्छे से हम लोग मिलाते हैं। तो पहले मिला लेते हैं, फिर ऑप्शन को देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी, हमें भले हो जाए लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क यानी नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कहाँ है, तो दोस्तों ये उन्नाव में है, तो ये उन्नाव में है, चंद्रशेखर आज़ाद की धरती। लाख बेहोशी पंछी अभ्यारण्य, तो ये आप अच्छा से कोई आपको सुगंध दे देगा तो आप बेहोश हो जाओगे, यानी कन्नौज, इत्र नगरी, तो ये कन्नौज में है। पार्वती अर्गा पंछी अभ्यारण्य, तो पार्वती, गोंडा यानी गौरा, पार्वती, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे तो आपका यहाँ से एलिमिनेट मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी बखीरा, बखीरा कबीरा दोनों एक ही तरह कर रहे हैं, तो यहाँ से ये संत कबीर नगर। तो आप देख लीजिए आपका ए वाला कहाँ पर मिल रहा है, ए वाला 3 पे मिल रहा है, बी वाला आप किससे मिला रहे हो, 2 से मिला रहे हो, सी वाला किससे मिला रहे हो आप, सी वाला 1 से मिला रहे हो, और डी वाला किससे मिला रहे हो, 4 से मिला रहे हो। तो यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ है, 3 2 1 4 ये ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलें अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 135 में आपको क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है मेरे भाई। तो बेतवा नदी पर दोस्तों कौन कौन से हैं, तो बेतवा नदी पर ये आपका शीतला जल विद्युत परियोजना हो जाएगा और राजघाट विद्युत परियोजना हो जाएगा, यही है आपका। जबकि खारा जल विद्युत तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है, ओबरा तो अभी यहाँ पर नहीं है, तो आपका केवल 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये 135 का ऑप्शन नंबर आपका 1 और 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर देखें तो यहाँ पर जो और आपको यहाँ पर दिया है ओबरा वाला, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र ज़िला है ना, सोनभद्र ज़िला बहुत ज़्यादा फेमस है सोनभद्र, तो जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये वहाँ पर है, तो इसको याद रखे रहेंगे ये, और आपका ये नहीं होगा। आगे चले अगर हम लोग, सॉरी ये और 1 और चौथा यहाँ पर हमने गलत लगा दिए क्या दोस्तों, यानी हमारा 1 और 3 होने चाहिए ना, सी वाला होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 135 का आपका सी होगा। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ अगर देखें अगर 136 में, तो आपका क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज़िलों में किससे होकर रक्षा गलियारा यानी डिफेंस कॉरिडोर गुजरता है। तो डिफेंस कॉरिडोर दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है वो 6 ज़िलों से गुजरता है। वो कौन कौन से ज़िले हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, आगरा, चित्रकूट
और कौन है, झांसी, लखनऊ का, ये 3 हो गए और 4 हो गए, झांसी और आपका लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, अलीगढ़, अलीगढ़ हो जाएगा। तो यही 6 राज्य हैं यहाँ पर। तो इसमें गाज़ियाबाद नहीं होना चाहिए, बाकी ये तीनों आपको मिल रहे हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें अगर यहाँ 137 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें धनौरी वेटलैंड के बारे में। धनौरी वेटलैंड कहाँ है, ये ग्रेटर नोएडा में है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसके कथन पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। तो कह रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है, तो हाँ भाई है यहाँ पर, ये तो सही है। और आपसे इसका मतलब ये 2 वाला तो आपका गलत हो जाएगा। इसने हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामसर साइट घोषित किया गया, नहीं मेरे भाई, अभी तक इसे रामसर साइट घोषित नहीं किया गया है, तो ये फर्जी बात यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दूसरा जहाँ जहाँ 2 है वो भी गलत हो जाएगा, आपका उत्तर ए हो जाएगा। बिना 3 4 को पढ़े, तो यानी सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों का एक बड़ी आबादी समर्थन करने के लिए जाना जाता है। एनजीटी ने इसे वेटलैंड के रूप में सूचित करने के संबंध में हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पर आपका जो है 2 केवल गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे अगर हम लोग 138 को देखें, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि म्यांमार में जब भूकंप आया था, करंट से हल्का रिलेटेड है, तो भारत ने जो उनका सहायता किया था राहत अभियान, उसका क्या नाम था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा नाम था। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि किस भारतीय शहर ने 42 वर्षों के बाद 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की वार्षिक वर्षा आम बैठक में मेज़बानी किया है, तो दिल्ली ने किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। 140 में आपसे पूछा जा रहा है कि मानकीकृत वर्षा सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 41 का अगर देखें तो स्वास्तिक पूछा जा रहा है, ये स्वास्तिक पहल को लागू करने के लिए कौन सा नोडल निकाय है। तो मेरे भाई स्वास्तिक का अर्थ होता है कि हमारा जो पुराना पारंपरिक ज्ञान है, पुराना पारंपरिक ज्ञान जो होता है वो उसको एक तरह से संरक्षित करना, उसको फॉलो करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहल को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल निकाय है, तो यही है दोस्तों CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर देखें 42 को, तो यहाँ आपको दिया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्पाइस्ड योजना का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। स्पाइस्ड का अर्थ आप लोग जानते हैं मसाला होता है, तो यानी मसाला क्षेत्र को सतत और प्रगतिशील बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको उत्पादन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्केटिंग किया जाए, उसी से रिलेटेड है ये। तो ये कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, निर्यात विकास प्रगतिशील अभिनव सहयोगी हस्तक्षेपों को मसाला क्षेत्रों को स्थिरता बढ़ाने के लिए, आपका यही बी हो जाएगा। अगर देखें 43 को, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में इसरो के लिए तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जो इसरो के तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। अगर 44 को देखें तो विलो चिप के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ, तो ये एक अगली पीढ़ी का क्वांटम कंप्यूटिंग इसे माना जा रहा है, अगली पीढ़ी का। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है विलो चिप, तो ये चर्चा में आया था, तो आप लोग देखे होंगे, ये गूगल के द्वारा विकसित किया जा रहा है। आगे अगर देखें 45 के, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए 2024 के लिए आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका, ये आरबीआई ने सरकार को इतना करोड़ का अधिशेष, ये भी गलत हो जाएगा। 24 के लिए अधिशेष हस्तांतरण 2.1 लाख करोड़ अब तक सबसे अधिक है, यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो प्रश्न थे, बाकी आगे के आपके 5 प्रश्न पुराने करंट के हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको देखा, आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज़ था पहला वाला, तो इसका पार्ट ए हम लोगों ने पहले देखा, पार्ट बी भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो चले हम लोग को मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।